हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सी टेट सितंबर 2014 के लेवल 2 मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। मैथ्स पेडागोजी पे ये वीडियो है जिसमें मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी सी टेट में क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस किया गया है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया। तो अब देखिए मैथमेटाइजेशन होता, और ये स्टेटमेंट किसने दी थी? अब भाई ये स्टेटमेंट जो दी थी ना वो डेविड विलर ने दी थी, और सेम स्टेटमेंट जो है वो एनसीएफ 2005 में लिखी हुई है मैथ्स के पोजीशन पेपर में, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया। तो हमने आंसर तो देख लिया कि इसका डेविड विलर है, मगर अब हमें जानना क्या ज़रूरी है कि मैथमेटाइजेशन क्या है, गणितीकरण करना क्या। अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे यानी कि शाब्दिक अर्थ देखेंगे मैथमेटाइज करना, गणितीकरण करना का, तो इसका मतलब ये है कि रिड्यूस कर देना, मतलब संक्षिप्त कर देना फॉर्मूले के टर्म्स में। मगर असल ज़िंदगी में मैथमेटाइजेशन क्या है? क्यों कहता है एनसीएफ कि बच्चों को मैथमेटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये एक हायर एम है, यानी एक बड़ी एम जिसकी तरफ एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों को लेकर जाना है। अब कोई बच्चा मैथमेटाइज करेगा तो उसका मतलब यह है कि वो कॉन्सेप्ट जो भी सीख रहा है, अगर वो जमा का सीख रहा है, गुणा का सीख रहा है, तो वो उसको अप्लाई करना सीख जाएगा। उसके प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है तो प्रोसीजरल नॉलेज भी सीखेगा। क्या क्या मेथड अप्लाई किए जाते हैं, फॉर्मल एल्गोरिदम, यानी कि जैसे जमा का है 2 जमा 2, वंस को ऐड करो, टेंस को ऐड करो। इनफॉर्मल एल्गोरिदम, अंदाज़ा लगाना, डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स की डेवलपमेंट मैथमेटाइजेशन के अंदर आती है। अब ये डिफरेंट टाइप की स्किल्स कौन सी है? अब वो स्किल है, आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या आती है तो उसका समस्या समाधान करना, ये एक गणितीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि एक बच्चे का को आ जाए कि एक कमरे के अंदर डब्बे भरने हैं, ठीक है। अब वो डब्बे भरने को वो विजुअलाइज कर सके कि इस कमरे में लगभग इतने डब्बे आ जाएंगे, 100 डब्बे आ जाएंगे, क्योंकि इस कमरे के अंदर एक डब्बा इतनी जगह लेता है, तो 100 डब्बे लगभग इसे पूरा भर देंगे। तो एस्टिमेशन की स्किल डेवलप करना, ये हमारा मेन मकसद है। आंसर निकल जाएगा, वो तो फॉर्मूला दोगे निकल जाएगा, मगर ये स्किल के डेवलपमेंट, अप्रोक्सीमेट करना, एस्टिमेट करना, विजुअलाइज, सोचना, रिप्रेजेंट करना, अलग अलग तरीके से दिखाना, ह्यूरिस्टिक यानी जो बेस्ट मेथड है, आसानी से जो हो जाता है, तो उसको लर्निंग बाय डूइंग करना। और आप जो है ऑप्टिमाइजेशन यानी जो भी अवेलेबल मेथड है उनका फुल यूटिलाइजेशन करना, रीजनिंग करना, तर्क दे पाने की क्षमता करना, प्रूफ बनाना, इंडक्टिव प्रूफ करना आना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल से लेके आप एक फॉर्मूला बना रहे हो। और जैसे हायर क्लास में चले जाते हो तो यानी अपर प्राइमरी में, 6ठी से 8वीं में, तो आपको डिडक्शन आना चाहिए कि आपको फॉर्मूला दे रखा है, उस पर आधारित जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। कनेक्शन बनाना, दैनिक जीवन से गणित का संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं वही गणितीकरण करना में। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने दी? मैथमेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को ये जानना कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटाइज करना, ना कि ये जानना कि कितना मैथ्स आता है, कितने कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे कि बच्चों को, अब हमें ये सोचे कि हमें बीए लेवल का मैथ्स जो है वो सारा आना, मतलब बहुत सारा कंटेंट की बात नहीं है, बात है कि मैथमेटाइजेशन करना सीखना बच्चे के लिए, गणितीकरण, अपनी सोच में गणित का लाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही स्टेटमेंट जो है ये डेविड विलर ने कही थी। व्हील से याद रखिएगा, व्हील यानी चक्कर, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, आपको अंदाज़ा रहेगा। अब देखिए दूसरा सवाल, एज पर एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क 2005 के तहत एक मेन गोल है मैथ्स की शिक्षा का स्कूल्स में, क्या है? अब भाई एक मेन गोल जो है ना, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया, वो है मैथमेटाइज कर पाए बच्चे अपनी थॉट को, यानी अपनी जो सोच है उसमें गणितीकरण करना सीख जाए, उसकी चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण, यानी कि अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट करना, अप्रोक्सीमेट करना, जीवन में संबंध बनाना कि जो मैं पैसा कर रहा हूँ उसमें जो जमा घटा कर रहा हूँ, और वही चीज़ अगर मैं चीज़ों को लेकर जमा घटा कर रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। तो इस चीज़ की समझ विकसित करना, ये सब गणितीकरण में आता है। तो मैथमेटाइजेशन है क्या? मैथमेटाइजेशन है डेवलप करना बच्चे के इनर रिसोर्सेज। भाई ये सारी चीज़ें आंतरिक होगी ना, दिमाग के अंदर होगी, चिंतन में होगी, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो अपने आप में जो है लॉजिकल है, मगर वो साथ के साथ अमूर्त भी है। अमूर्त इस सेंस में है जैसे कि एक बॉल, एक पेन, एक लड़की, एक लड़का, उससे जो है
आप एक सिंबल बना रहे हो ये, और आप कह रहे हो ये सारी चीज़ें एक है, तो ये जो चीज़ है ना ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। तो बच्चा जो है अपने इनर रिसोर्सेज दिमाग में एब्स्ट्रैक्शन करना सीख जाए, थिंक करे, रीज़न करे, तर्क दे मैथमेटिकली, अपनी एजम्पशंस को यानी जिस चीज़ों को वो लेकर चल रहा है, अगर किसी सोच को लेकर चल रहा है उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाए। अगर इंडक्टिव मेथड में वो एक चीज़ पे लगा के दे रहा है, 2 पे लगा के देख रहा है किसी फॉर्मूले को, और 3 पे लगा के देख रहा है, और फिर एक फॉर्मूला बना रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और क्योंकि उसने एक छोटे ट्राइंगल में लगा के देखा, बड़े में लगा के देखा, और बहुत सारे ट्राइंगल पे लगा के उसने ये कंक्लूड किया। तो लॉजिकल कंक्लूजन्स में करे, बच्चा एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल करे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर आता है डूइंग थिंग्स। बच्चा इसके अंदर एक्टिव होता है, चीज़ों को करके देख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि बस फॉर्मूला दे दिया और वो उसको मैकेनिकल फैशन में कर रहा है। इसमें बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व होता है मैथमेटाइजेशन में, और एबिलिटी और एटीट्यूड हो फॉर्मुलेट करना, नई नई प्रॉब्लम्स को बनाना, ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स बनाना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके सॉल्यूशंस देना, मतलब जैसे कि रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर पाना। तो वो सारी चीज़ें हमें मेन गोल है मैथमेटिक्स एजुकेशन का, कि बच्चा अपनी चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना सीख जाए। तो ये वर्ड है ना मैथमेटाइजेशन, इसे थोड़ा देख कर जाइएगा। एनसीएफ 2005 के तहत मैथ्स का करिकुलम एम्बिशियस हो, कोहेरेंट हो, और टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स हो। इसमें एम्बिशियस का मतलब क्या है, यानी कि महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती हो, गणित की पाठ्यचर्या। तो इसमें एम्बिशियस का मतलब क्या है? अब देखिए, आप वर्ड देखिए एम्बिशन। एम्बिशन यानी कि आप कुछ बनना चाहते हैं। आप कहते हैं ना व्हाट इज योर एम्बिशन, आई वांट टू बिकम अ पायलट, आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो एम्बिशन वाली बात। तो ऐसे ही किसी चीज़ के एम्बिशन को लेकर हमारी 2 बातें होती हैं, जो कि हमारे यहाँ पे एनसीएफ 2005 में भी की गई। एक जॉर्ज पॉला नाम के बंदे थे, उन्होंने कहा कि जो हमारी एम्स होती है ना वो 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी नैरो एम्स, ठीक है, और एक होती है हमारी हायर एम्स। अब नैरो एम्स क्या होती हैं? नैरो एम्स रिलेटेड होती है सिर्फ हमारी, यहाँ पे देखिए, हमारी यूजफुल कैपेसिटी, हम गणित की बच्चे को सिखा सके, यानी कि जो सिर्फ न्यूमरेसी से रिलेटेड है। देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है न्यूमरेसी। जैसे कि आपने देखा होगा लिटरेसी शब्द है ना, वो साक्षरता से आधारित है, कि इतना लिटरेट हो कि वो पढ़ सके, लिख सके और अपने साइन कर सके। तो उसके तहत बहुत सारे कैंपेन भी चलाए गए। उसी तरह से मैथ्स की जो छोटी धारणा कि कोई बंदा छोटा मोटा गणित कर सके, जमा घटा गुना, जो उसको दैनिक जीवन में मदद करता रहे, और वो उससे थोड़ा पैसा कमाने में और कैसे उसको अपना पैसा हैंडल करना उसमें मदद कर सके। तो वो जैसे लिटरेसी एक छोटा कॉन्सेप्ट है ना, बीइंग लिटरेट और बीइंग एजुकेटेड में डिफरेंस है, ऐसे ही बीइंग न्यूमरेट यानी कि आप गणित की छोटी बात, जिसमें आप सिर्फ अंकों को संभाल पाना, आंकड़े देख पाना, और अपने पैसे को कैसे आप जमा घटा करके उसका हैंडलिंग कर पाओ, बस उससे आधारित है। तो इसके अंदर यह है कि मैथ्स में केवल यूजफुल कैपेसिटी डेवलप करना, जिसमें हमारा न्यूमरेसी से रिलेटेड हो, जिसमें नंबर हो, ठीक है, नंबर से ऑपरेशन हो, जैसे मैंने आपको जमा घटा गुना भाग वाली बात बताई, मापन कर सके नॉर्मल लाइफ में। जैसे कि कोई कपड़ा बेचने वाला है तो उसे पता हो कि 1 मीटर इतना है, 2 मीटर सूट काट के देना है, तो वो उसका दैनिक जीवन में उसको इतनी मदद आ सके, इतना ही गणित सिखाना। गणित को और ज़्यादा ना संकुचित सोच ये है, ठीक है, डेसिमल और परसेंटेज निकाल पाना। मगर हायर एम क्या है? हायर एम, किसी भी सब्जेक्ट की 2 एम होती है, एक नैरो छोटी संकुचित और एक होती है हायर एम, जिसके लिए हम कोई भी डिसिप्लिन सोचते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि वो एक हमारे तरीके से टारगेट होता है जो कि हम एक ड्यू कोर्स में, यानी कि एक लंबे समय तक उसको अचीव करने की सोचते हैं, कि उसी धारणा पे एक सब्जेक्ट को पूरा स्कूल में पढ़ाया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि दूसरी में ही आपको हायर एम मिल जाएगी। हायर एम तो डेवलप होती है, ये तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसके तहत वो आप धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। अब हायर एम क्या है? हायर एम है कि बच्चे के रिसोर्स डेवलप करना, कि वो सोच सके, चिंतन कर सके। बच्चा जो कोई रीज़न दे रहा है ना, वो सिर्फ मैथमेटिकली रीज़न दे कि मैडम कि ये 5 जो अगर इस तरीके से 5 स्टार हैं, अगर मैंने इनको पास पास भी रखा है और अगर मैं इनको फैला के इतना दूर रख देता हूँ तो भी ये भी 5 है और ये भी 5 है। बच्चा इस तरीके से लॉजिकली अपना रीज़न दे सके, 1 to 1 काउंटिंग जैसे वो कर रहा है और उसमें इस एग्जाम्पल में वो कॉरस्पॉन्डेंस दे पा रहा है,
तो वो लॉजिकली आर्ग्यू कर पाए, अपनी एजम्पशंस को, अपनी सोच को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए और बच्चा जो है सॉल्व करे, नई नई मीनिंगफुल प्रॉब्लम पोज भी करे। देखिए आज तक मैथ्स में क्या होता रहा है कि टीचर प्रॉब्लम देती आई है, वर्ड प्रॉब्लम, और बच्चा सॉल्व करता आया है। मगर आज का जो करिकुलम है ना वो कहता है कि बच्चा प्रॉब्लम पोज करना भी सीख पाए, क्योंकि जब वो जीवन में मैथ्स यूज़ कर रहा है तो उसके सामने नई नई प्रॉब्लम आ रही हैं, और नई प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लमों को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्लास के अंदर लेकर आए और क्लास में उन प्रॉब्लम को पोज करे, उस पर बाकी बच्चे और टीचर मिलके चर्चा करेंगे तो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी होगा। प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में कोई और बच्चा अपनी राय देगा कि मैडम मैं ऐसे लेने गया सब्जी और मेरे को 10 रुपए की थी और 8 रुपए मेरे लगे, और उसने मुझे जो दिए उसने मुझे अठन्नी 4 दे दी और 5 दे दी है, मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो और उसमें बच्चे को ये समझ में नहीं आया, वो क्लास के अंदर लेकर आया, मैडम ने उस चीज़ को डिस्कशन किया, तो उससे क्या होगा, बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और उसको बाकी जो बच्चे हैं उनको भी दैनिक जीवन में जैसे मैथ्स हो रहा है उस पर डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। तो ये होता है एक एम्बिशियस करिकुलम, और इस क्वेश्चन के अंदर यही बात है, एम्बिशियस शब्द जो है वो टीच करना मैथ्स को, सीक हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ स्कूल। ठीक है, जब अगर हम एम्बिशियस महत्वाकांक्षी बात करेंगे तो ये है। कोहरेंट सुसंगत ये हो कि वो अपने आप में जो है वो पूर्ण हो, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें जो है अधूरी अधूरी सी आपने छोड़ दी। और टीचर इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स टीच करे तो मतलब ये है कि जैसे कि एनसीएफ ने 5 थीम लेके चला, डेटा हैंडलिंग, मनी, अर्थमेटिक, ठीक है, पैटर्न्स, और उसी थीम्स को उन्होंने साल दर साल, क्लास दर साल कैसे बढ़ाया है। तो ये जो करिकुलम बनाने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स को देखें कि जैसे आप देखिए कि पहले फ्लो चार्ट वगैरह बनाने, जो कंप्यूटर की पुरानी लैंग्वेज थी, तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ जाया करते थे, मगर क्या वो रेलिवेंट है आज की डेट में, नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर को बाहर निकाल देना, तो इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, जो ज़रूरत है और जो बच्चे को आना ही चाहिए, उस तरीके का मैथमेटिक्स बच्चे को देना, करिकुलम को ओवरलोड ना कर देना। बहुत सारा सिखाना ज़रूरी नहीं है, वो सिखाना ज़रूरी है जिससे बच्चे का गणितीकरण चिंतन बढ़े। बहुत सारे के चक्कर में तो बात ये होती है कि वो करिकुलम के नीचे ही बच्चा दब जाता है, सिलेबस के नीचे। करिकुलम एक बड़ी टर्म है, सिलेबस छोटी टर्म है। सिलेबस के अंदर जो आप किताबी ज्ञान वगैरह ये सब है, करिकुलम के अंदर पूरा एक्सपीरियंस आता है जो कि बच्चे को स्कूल में मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स टीच करना भी बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना ही महत्वाकांक्षी मतलब है। ठीक है, टीच मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स, भाई ये एक एस्पेक्ट है इसका। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, वो एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 3 अपने आप आ गया। टीच करना वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा। हाँ, वैरायटी आपको टीच करनी है, मगर आपको वैरायटी बच्चे के कॉग्निटिव लेवल से मिलती जुलती, और क्या इंपॉर्टेंट है उस वैरायटी को आपको ध्यान रखना है, और क्या कंटेम्प्रेरी नीड है उसको भी ध्यान रखते हुए आपको वैरायटी सेलेक्ट करते हुए बच्चे को देनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे पेडागोजी वाला, तो आप एक एग्जाम्पल को सोचते हुए सॉल्व करेंगे ना, तो आपके चांसेस गलती के कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे रिलेट करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए कि आप मान लीजिए कि अनिल है, वो 1/2, 1/8 और 1/6 है, टीचर ऐसे दिखाती है, तो बच्चे को दिख रहा है कि 1/2 बड़ा है, और अनिल बोल देता है कि मैडम 1/2 सही बड़ा है। मगर जब वो लिखने लगता है तो वो क्या करता है, वो लिखते हुए सही नहीं लिख रहा। इस तरीके की वर्कशीट में फिर बच्चे को ये लिखाना कि आपको क्रम से लगाना है कि 1/, छोटा है 8, फिर 1/6 है, फिर 1/2 सबसे बड़ा है। और इसके अंदर तो टीचर ने दिखा के करवाया, जिसमें उसने बोल दिया और उसके बाद वो लिखने में गड़बड़ कर रहा था। मगर जब अगली बार टीचर ने क्या किया, बच्चे को कहा कि आपको जो है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर कराना है, तो बच्चा ये विजुअली रिप्रेजेंट तो कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है और बच्चे को समझ में भी आ रही है। मगर टीचर ने ओपन एंडेड सा छोड़ दिया, देखिए डैश इज 1 लिख दिया, 1/डैश इज ग्रेटेस्ट, 1/डैश इज स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से जो आ गया, टीचर ने उसे प्रॉब्लम्स ऐसी दी जिसमें कुछ मिसिंग है, सब मिसिंग नहीं है। अब देखिए, अब इसमें वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो हो गई, इससे बच्चे को साफ दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा भरा हुआ कौन सा है, 1/3। अब बच्चा यहाँ पे 1/3 भर देगा
और उसे कम भरा हुआ मतलब कि 7 में से 1 भाग, तो उसको दिख जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है, या 9 में से 1 भाग। शेडिंग सबसे कम किस में है कंपैरेटिवली, 9। आप 9 में से 1 भाग लेंगे तो आपको कम मिलेगा ना, और 7 में से 1 भाग उससे बड़ा है, तो बच्चा यहाँ पे लिख देगा 1/9। तो क्या दिया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दी जो आधी सुलझी हुई हैं और आधी अनसुलझी हुई है, तो उससे बच्चे को काफ़ी प्रैक्टिस मिलेगी। सीधा ही उसको कह दिया जाता कि क्रम में लगाओ, और उसको ना ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती मदद के लिए, एड के लिए, तो क्या वो सीधा उस स्टेप तक पहुंच सकता था? भाई बहुत सारे बच्चे पहुंच भी जाते हैं और बहुत नहीं पहुंचते, तो उनके लिए देखना है ना रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, जैसे इसमें अनिल के लिए देखना है, तो उसको इस तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दो, आधी अनसॉल्व प्रॉब्लम दो, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पहुंच जाएगा उस स्तर तक कि जहाँ पे उसे फ्रैक्शंस दे रखे हों तो वो अपने आप बता पाए कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के टर्म्स में पहला है, उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। सिर्फ होमवर्क देते रहना और कोई एक्सप्लेनेशन देना ना, उसके एरर्स पे काम करना, ये कोई उपचारात्मक विधि बढ़िया नहीं है, तो 1 भी नहीं है। उसे शाम पट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। भाई शाम पट पे उसको लिखने में ही तो दिक्कत आ रही है, और आप एकदम क्लास के आगे उसे एकदम से सामने आके कहेंगे तो बच्चा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील कर सकता है कि उसको नहीं आया बाई चांस, तो उसको बेइज्जत सा भी महसूस कर सकता है, तो ऐसे नहीं करना। उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या की गई हो। देखिए आंशिक से धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से समस्या हल करना सीख जाएगा, तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देखी, तो इसलिए इसका आंसर 3 है। उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। देखिए क्लास के बाद बच्चे को डिटेन करना और जो है उसे प्रैक्टिस कराते रहना सिर्फ मैकेनिकली बिना समझाए हुए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये पहले वाली बातें थी, आज के दौर में ये नहीं किया जाता और इसको सपोर्ट भी नहीं किया जाता। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन है तो उसे काट दीजिएगा। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और सममिति पैटर्न यानी कि सिमिट्री पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। ठीक है, सिमिट्री। तो यह कार्य शिक्षिका के डैश प्रयास को दर्शाता है। टीचर के किस प्रयास को दर्शाता है? रिलेट करना, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। बिल्कुल सही। आप देखिए जैसे इस चित्र में बना रखा है और बच्चे को ये ऐसी आधी कटी हुई पट्टी दे दी और या फिर उसे कहा कि तुम एकत्रित करो और तुम जो है फिर सिमेट्री पूरी करो, तो बच्चा इस तरीके से बनाएगा और उसने कह दिया कि देखिए ये सिमेट्री पूरी हो गई। ये पत्ती थोड़ी अलग शेप की है तो बच्चा इस तरीके से उसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत आसपास ही बनी है, मतलब सामने होता है तो पेन से अच्छी तरह बन जाती है। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो है जो गणित की अवधारणा है सिमेट्री यानी ऐसी चीज़ जिस लाइन से अगर आप काटोगे किसी भी चीज़ को और वहाँ आप शीशा रख दोगे तो शीशे में आपको अगर वो चीज़ पूरी फिर दिखाई देगी। ठीक है, और आप सेम उसकी मिरर इमेज यानी उस तरीके से उस चीज़ को पूर्ण करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर जैसे आप मान लीजिए इस पत्ती में यहाँ पर एक ऐसे होता तो आप इस तरफ ऐसे बनाएंगे उसे। ठीक है, तो बच्चे की ये समझ बनाना, तो वो बच्चा जो है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ेगा और उसको समझ में आएगा कि सिमेट्री जो है हमारी पत्तियों में भी सिमेट्री है, हमारी जो है टाइल्स है या फिर बड़ी बड़ी इमारतें बनती है उसमें भी सिमेट्री का यूज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंट्रोड्यूस करना इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतरा विषयक उपागम। अब देखिए इंट्रा डिसिप्लिनरी, एक होता है इंटर डिसिप्लिनरी, जैसे इंटर कॉलेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे कि आप एक चीज़ से दूसरे विषय में जाना। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आप दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की फ्लाइट पकड़ रहे हो, तो वो हो गया इंटर। अब इसके अंदर कहा है इंट्रा डिसिप्लिनरी। इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब ये हो गया कि मैथ्स के अंदर एक पैटर्न का टॉपिक है, मैथ्स के अंदर एक डेटा हैंडलिंग का टॉपिक है, ज्योमेट्री का है, अलजेब्रा का है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसकी तो इसमें कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इन्हेंस करना बच्चों की क्रिएटिविटी, सिर्फ सृजनात्मकता का ये काम थोड़ी है। यहाँ पे हम जो है यहाँ से इससे तो हमें गणित का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। फोर्थ करना बच्चा का मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करवाना। अब देखिए बच्चे का मैथमेटिकल कम्युनिकेशन तो 1 वाले में भी इम्प्रूव हो जाएगा ना, जब बच्चा रियल लाइफ एक्सपीरियंस को और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ेगा तो उसके बारे में बातचीत अपने आप ही हो जाएगी। सिर्फ बातचीत करने के लिए, मैथ्स कम्युनिकेशन करने के लिए ये एक्टिविटी कराना वो उद्देश्य नहीं है, आप कॉन्सेप्ट टीचिंग भी तो कर रहे हो। तो 1 एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर 4 अपने आप हो ही जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। हमारी विद्यालय पाठ चर्चा में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है, यानी कि जो ट्विन प्रीमाइसेस है जो कि फिक्स करते हैं प्लेस मैथ्स टीचिंग का स्कूल करिकुलम के अंदर, वो क्या है? हाउ टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, हर बच्चे का दिमाग कैसे एंगेज करें। ठीक है,
तो इस तरीके का हमारा रुचिकर करिकुलम होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए बच्चे के लॉजिकल कॉग्निटिव लेवल संज्ञानात्मक स्तर से मिलते जुलते होने चाहिए। और कैसे स्ट्रेंथन करे बच्चे के रिसोर्स को, किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ किया जाए। स्टूडेंट के रिसोर्स क्या है, स्टूडेंट के रिसोर्स है उसका चिंतन, ठीक है। स्टूडेंट के रिसोर्स क्या है, उसके एक्सपीरियंस, यानी कि जो वो बाहर से लेकर क्लास के अंदर आया है। स्टूडेंट के रिसोर्स क्या है कि उसकी लर्निंग, उसका अधिगम क्या हो रहा है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। तो यही इसका हमारा एक ट्विन प्रीमाइसेस है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी चलो देख लेते हैं। पहला, सिर्फ इम्प्रूव करना रीजनिंग एबिलिटी हर एक बच्चे की। भाई हमें रीजनिंग एबिलिटी भी डेवलप करनी है, हमें उनकी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी डेवलप करनी है, हमें उनकी एस्टिमेशन की एबिलिटी भी डेवलप करनी है। तो ये तो एक बहुत संकुचित आंसर है, छोटा आंसर है, तो ये नहीं होगा। और इन्हेंस करना सिर्फ स्पेशल एबिलिटी, यानी 3D में देख पाए, चीज़ों को सोच पाए, मतलब किस तरीके से होगा। तो स्पेशल के अलावा हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी तो डेवलप करनी है, अंकों को कैसे हैंडल करना है। तो ये एक छोटा लेवल का है, मतलब छोटी छोटी बातें ये ले रहा है, पूरी विस्तृत इकट्ठी कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं ले रहा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं है। हाउ टू रेज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, कैसे हर बच्चे का परफॉर्मेंस रेज किया जाए मैथ्स के अंदर, और कैसे प्रिपेयर किया जाए मेरिटोरियस स्टूडेंट को इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए। बच्चों को सिर्फ परफॉर्मेंस गोल, यानी ओलंपियाड में आप मार्क्स लाओ, स्कूल का नाम करो, उस तरीके से नहीं करना। हमें बच्चे को जो है मास्टरी गोल की तरफ ओरिएंट करना है, कि बच्चा जो है, देखिए पहला और दूसरा इसमें जो बातें दे रखी हैं थर्ड वाले में, वो सिर्फ परफॉर्मेंस वाली है। उससे बच्चे की मास्टरी, यानी चीज़ की अच्छी तरीके से समझ विकसित करना, उस पर जोर नहीं है, और हमें समझ विकसित करने पे ही काम करना है, तो इसलिए थर्ड नहीं हो सकता। फोर्थ, हाउ टू मेक द मैथमेटिक्स क्लास मोर एक्टिविटी ओरिएंटेड, कैसे गणित की शिक्षा को जो क्लास जो है उसको एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाया जाए, और कैसे इन्हेंस किए जाए प्रोसीजरल स्किल्स, यानी कि कैसे आप किसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और कैसे आप एल्गोरिदम हर बच्चा जो है उसे सीख जाए। देखिए एल्गोरिदम का तरीका है, जैसे कि आप ये ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें आप कहते हैं पहले हम 1 डिजिट ऐड करते हैं बेटा, फिर इनको ऐड कर लो, 10th वाली को और लिख दो। इस तरीके से बस प्रोसीजरल नॉलेज देना, और बच्चे को ये समझ नहीं करवाना कि हमारा जो है प्लेस वैल्यू 10 का सिस्टम है, ये 3 और 2 अगर ये पूरे अगर 10 बन जाते हैं, अगर हमारे 7 और 3 हो गया, तो ये 10 इकाई जो है वो 1 दहाई के बराबर है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवानी है, सिर्फ प्रोसीजर और एक मैकेनिकल तरीके से फॉर्मूला लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना, ये मैथ्स का तरीका सही नहीं है। इसी के कारण तो बच्चों को मैथ्स फोबिया होता है, क्योंकि फॉर्मूला भूल गए, क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैथ्स से डर लगने लग गया। तो ये तो नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। एक टीचर पूछती है अपने बच्चों से कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेंटोमिनोस यूजिंग 5 स्क्वायर्स। अब टीचर ने जो किया 5 स्क्वायर दिया, और उससे बोला कि कैसे आप पेंटोमिनोस बना सकते हो, ठीक है। और फिर उसने कहा कि आप कैसे हेक्सामिनोस बना सकते हो, और ये एक्टिविटी बच्चे में क्या मदद करेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई पेंटोमिनोस और हेक्सामिनोस ये सारी चीज़ें होती क्या है। अब देखिए पेंटामिनोस जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटामिनो या फिर पोलीओमिनो, जिसका ऑर्डर 5 होता है। ये एक पॉलीगन होता है जिसके अंदर जो होते हैं 5 इक्वल साइज के हम स्क्वायर्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5, और इस तरीके से हम कितनी शेप्स बना सकते हैं। और ऐसी शेप, जैसे कि अगर ये 5 है ना, इसको अब मैं रोटेट कर दूं और इस तरीके से लिख दूं 1 2 3 4 5, और कह दूं ये अलग शेप बन गई, नहीं, ये वाली नहीं चलेगी। सो रिफ्लेक्शन और रोटेशन को ना मानते हुए जितनी आप अलग अलग तरीके की शेप्स बना सकते हो, वो कहलाते हैं हमारे जैसे 5 लिए तो वो हमारे अलग अलग शेप, 5 वाले की हमारी मतलब 5 वाले पेंटोमिनो से आप कितनी शेप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है। अब हमने देखा कि जो हमारा 5 वाला पेंटोमिनोज है ना, उससे हम शेप बना सकते हैं 12। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये वो शेप है जिनको आपने ऐसे बनाया कि आप रोटेट और या फिर घुमाएं या फिर इनकी परछाई को देखें तो भी ये सारी अलग ही अलग हैं, ठीक है, हमने सेम सेम नहीं ली है। तो ये कहलाता है पेंटोमिनोज। अब हमारा आ गया हेक्सोमिनो। भाई हेक्सोमिनो के अंदर जो होते हैं ना, इसके अंदर 6 ओमिनो होते हैं, यानी कि
छह स्क्वायर्स होते हैं जिनको आप जो है कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं साइड टू साइड या फिर एज टू एज, और उससे आप जितनी फिगर्स बना सकते हैं। देखिए, पेंट मतलब 5, ठीक है, हेक्स मतलब 6। तो अब 6 ओमिनो यानी 6 छोटे छोटे 1 बाय 1 के स्क्वायर, जिनसे आप कितनी शेप्स बना सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा हेक्सोमिनोज। और इसके अंदर याद रखिएगा कि हम रोटेशन, घूमने वाली, रिफ्लेक्शन, परछाई वाली उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो भाई 6 वाले से बनती है हमारी लगभग 35। ये देखिए बनाकर दिखा रखी हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कभी टाइम हो तो। ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बनती जितनी है उस हिसाब से ये देखते हैं आप। जैसे देखिए मोनोमिनो, यानी मोनो शब्द एक ब्लॉक होता है जिसमें, तो हम क्या बनाएंगे, हमारा एक ही बनेगा। डोमिनो, डोमिनो से आप क्या बनाएंगे, देखिए ये। अब इसको चाहे आप ऐसे करके दिखा दीजिए, चाहे इसको ऐसे करके दिखा दीजिए। तो हमने कहा कि हमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाले लेने ही नहीं, तो इनको रोटेट ही तो कर रही थी मैं इस तरीके से। तो हमारा डोमिनो से भी क्या ही बना, 2 ब्लॉक वाले से एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना। और ट्रोमिनो, 3 अगर हमारे ब्लॉक हो गए तो 3 ब्लॉक से हम कैसे बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं, एक और एक हम ऐसे बना सकते हैं। तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बने, देखिए 2 बने। और टेट्रोमिनो, जिसमें हमारे 4 1 बाय 1 के स्क्वायर है, उससे हम 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में टीचर ने बच्चों को दिया पेंटोमिनोज, यानी 5 1 बाय 1 के स्क्वायर, जिससे बच्चा जो है वो 12 डिफरेंट शेप्स बना सकता है। हेक्सोमिनो 6 से बच्चा जो है 35 जो है वो डिफरेंट शेप बना सकता है। और ये बाकी है, देखिए आप जब अगर 12 डोडेसोमिनो, 2 देखिए डेस का मतलब होता है 10 और डो का मतलब हो गया 2, तो 10 जमा 2 हो गया हमारा 12। उससे बच्चा देखिए 58,937 अलग अलग शेप्स बन सकती हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप थोड़ा इस तरह 7-8 तक दे सकते हैं, यानी हेप्ट यानी 7 में 107 बन रही है, इसके एंड में भी 7 है, उसके भी एंड में 7 है। ऑक्टोमिनो यानी 8 1 बाय 1 के स्क्वायर होते हैं, तो 363 बन सकती है। तो आप ये थोड़ा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ज़्यादा इतना लंबा आपको निकालने के लिए नहीं आएगा। हाँ, समझ होनी चाहिए कि पेंटोमिनोज से हेक्सामिनोज मतलब छोटे वाले आ सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। तो आप ये टेबल थोड़ा लिख कर एक और बार रिवाइज करके देख लेना। इस क्वेश्चन के अंदर फिर बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा जो है, टीचर ने कहा पहले पेंटामिनोज दिए फिर हेक्सामिनोज दिए, तो बच्चे ने कॉम्बिनेशन बनाया। तो बच्चे ने क्या बनाया, नंबर, पैटर्न और शेप के बीच में बनाया कि आप बच्चे ने देखा कि इतनी संख्या की अलग अलग शेप्स बन रही है, तो उसने एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे की सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो, वो तो ये होती कि टीचर ही टीचर करती, बच्चा ना करता, तो सर तब ऑब्जर्वेशन स्किल एक छोटी बात है। इंप्रूव करेगी स्पेशल एबिलिटी, हाँ स्पेशल एबिलिटी तो जब वो शेप्स में, यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में डील ही कर रहा है, तो हो ही जाएंगी, तो ये भी कोई अपने आप में पूर्ण बातें नहीं है। एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिसिस जो है वो बच्चा कर ही रहा है कि कौन से मुझे रोटेशन और रिफ्लेक्शन नहीं करना, मगर नंबर पैटर्न, संख्याओं को देखना कि इससे 12 बन रहे हैं, इससे 35 बन रहे हैं, और किससे कितने लेने से कितने बन रहे हैं, तो वो एक अपने आप में बड़ा आंसर है, यानी संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां, अब देखिए, अब हम अगर देखें कि स्कूल मैथमेटिक्स को लेकर एनसीएफ 2005 की क्या क्या बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जनरल तरीके से आप कभी एनसीएफ 2005 का मैथ्स का पोजीशन पेपर भी पढ़ सकते हैं, और आप जो है सिलेबस है एक एनसीईआरटी ने दे रखा है, उससे गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपको एक जनरल आइडिया इसके बारे में अच्छा डेवलप हो जाएगा, और आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से हल होंगे। देखिए उसमें कहा गया है कि बच्चा जो है वो इंजॉय करे मैथ्स को, यानी उसमें मजा ले, आनंद ले, ना कि वो उससे डरे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है वो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखे। मैथ्स जो है वो फॉर्मूला सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज और मैकेनिकल यानी प्रैक्टिस और ड्रिल का काम नहीं है कि सवाल दे दिया ऐसे 50 सॉल्व करो, जैसे एक जैसे करते ही रहो। बच्चे को समझ विकसित करना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। बच्चा जो है मैथ्स को इस तरीके से ले जिसके बारे में वो बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि जो गणितीय सोच मैं सोच रही हूँ, बच्चा सोच रहा है, तो वो मेरे तक समझा पाए, डिस्कस करे आपस में कि, और उसके बारे ऊपर कार्य करे। बच्चा जो है पोज करे, यानी कि सवाल करे और सॉल्व करे मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉन्सेप्ट था ना, अब देखिए जो नया एनसीएफ है वो कहता है प्रॉब्लम पोजिंग, सवाल करना भी अपने आप में एक कला है।
जो कि गणित की एक स्किल है जो कि बच्चे के अंदर ये डेवलप करने की बात करते हैं। बच्चा एब्स्ट्रैक्शन को परसीव करे, यानी कि जो चीज़ नहीं दिख रहा अमूर्त चीज़ों पे कार्य करे और रिलेशनशिप्स को देखे स्ट्रक्चर्स के बीच में। जैसे कि अभी पिछले सवाल में पेंटोमिनोज थे और उनके अलग अलग शेप बना रहा था, तो बच्चा उसको देखे कि कैसे रीजन आउट करे कि ये वाली तो सेम ही है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया है, और आर्ग्यू करे ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट। अगर किसी बच्चे ने सेम बनाया और रोटेशन करते हुए बोला नहीं ये तो अलग ही है, तो उस स्टेटमेंट को दूसरा बच्चा जो है वो आर्ग्यू कर सके, देखिए तूने ऐसे ऐसे घुमाया है तो ऐसे नहीं होगा ये, तो उसमें वो लॉजिकली आर्ग्यू कर रहा है। शीशा लेके बैठ जाए, देख ऐसे शीशे वाली ये तूने सेम रिफ्लेक्शन ही तो बना दी इसकी, तो ये अलग डिफरेंट शेप तो कोई नहीं है। तो ये कब करेगा? जब वो जो है गणित को जो है वो प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करे बेसिक स्ट्रक्चर का। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स की नॉलेज बच्चे को दें, क्योंकि देखिए हम स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, हम गणित पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ एक लेकर चल रहे हैं ना कि बच्चा नंबर ऑपरेशन करना सीख जाए, बच्चा जो है आगे डेटा हैंडलिंग में उसे दिक्कत ना आए, बच्चा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखे। तो ये कुछ बेसिक एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी होती है ना, तो उसके अंदर ये होता है कि आप एक विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण फील्ड होते हैं जो कि आप चाहते हैं एज अ विषय अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें उसको ज़रूर आए। तो मैथ्स के तहत भी यही है कि उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ फील्ड्स हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं, जो कि आप इंपॉर्टेंट समझते हैं और आप चाहते हैं आपके बच्चों को यानी आपकी आने वाली जनरेशन उसे सीखे, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आगे यूज़ भी करेगा और वो सीखने आने भी चाहिए। तो इसलिए अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कंटेंट, स्कूल मेथडोलॉजी स्कूल में सिखाया जाए और बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर पाए, स्ट्रक्चर देख पाए, जनरलाइजेशन कर पाए। यही तो बात है। आप देखिए और किस चीज़ के टेस्ट होते हैं जब आपके कोई रिक्रूटमेंट एसएससी का एग्ज़ाम हुआ वगैरह हुआ, तो उसमें इन्हीं चीज़ों की पेपर में आती है ना, क्योंकि ये आगे जाके अगर कोई लगता है किसी भी मिनिस्ट्री में तो वो उस तरीके का डेटा हैंडल करेगा, वो वो नोट बनाएगा या फिर वो अकाउंट्स डील करेगा, तो उसको वो उस चीज़ में मदद करेंगे, इसलिए उस चीज़ का असेसमेंट किया जा रहा है। बच्चा एंगेज करेगा एवरी चाइल्ड इन क्लास में, टीचर एंगेज करेगी हर एक बच्चे को क्लास के और कन्विक्शन के साथ कि हर कोई गणित सीख सकता है। भाई ये जो धारणा थी ना कि गणित कुछ बच्चों का ये इंटेलिजेंट ही सीख सकते हैं, लड़के सीख सकते हैं, लड़की नहीं सीख सकती, तो वो जो एक हमारा स्टीरियोटाइप है ना उसको ब्रेक करना है। हर कोई मैथ्स को सीख सकता है, मैथ्स सभी के लिए है और उसको सीखना भी चाहिए, क्योंकि उससे थिंकिंग जो होती है ना वो क्लियर होती है, प्रिसाइज होती है और आप जो है कम शब्दों में इतनी एग्जैक्टनेस आ जाती है ना, आप अपनी बात को बोल पाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी होती है मैथ्स के अंदर। वो मेरे कहने से 2 + 2 4 नहीं बदलेगा और किसी और के कहने से वो नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। तो मैथ्स का खुद का नेचर ऑब्जेक्टिव है। तो हमें देखा बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर पाए मैथ को, ये बात तो सही है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बच्चे मैथ्स को अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस में देखें, ये भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चा पोज करे और सॉल्व करे मीनिंगफुल प्रॉब्लम, तो ये भी सही है, ये नहीं हो सकता। हाँ, बच्चा फॉर्मूला को रटे और एल्गोरिदम यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको रटता रहे, मैकेनिकल वे में करता रहे, ये कोई विजन नहीं है एनसीएफ 2005 का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मेमोराइजेशन तो एनसीएफ बिल्कुल मना करता है, रटना तो है ही नहीं। विद द हेल्प ऑफ जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑल कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री थ्रू। अब देखिए, अब जियोजेब्रा क्या है? जियोजेब्रा 2 वर्ड से मिलकर बना है, ज्योमेट्री और एलजेब्रा, ठीक है। तो उन्होंने मिलकर बना दिया जियोजेब्रा। एक सॉफ्टवेयर है, एक डायनामिक मैथ सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन के लिए है, जो कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्प्रेडशीट को, ग्राफ बनाने को, स्टैटिस्टिक्स को और कैलकुलस को, जो कि हमारा बाद में अलजेब्रा का हायर फॉर्म हो जाता है, उसको एक इजी वे पैकेज में दिया जाता है। और जियोजेब्रा जो है वो काफ़ी स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए जियोजेब्रा के अंदर क्या होता है, ये ऊपर ये एक जियोजेब्रा का सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ऊपर जो होता है ये कहलाता है हमारा मेन्यू बार, यानी आपको क्या क्या करने हैं। ये है टूल बार, ये ऑपरेशंस है जो कि आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे आप इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट जैसे आपने किया y = x², ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर होगा, ये इस तरीके की एक लाइन बना देगा और उसके बाद और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा y = x²। फिर आपने इसको हटा दिया, ठीक है, इसे डिलीट कर दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया y = x² + 2। तो ये सॉफ्टवेयर है कि y की वैल्यू कैसे कैसे बदलेगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिया 0, x की वैल्यू 0 थी तो y क्या है 2 है, ठीक है।
x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 यहाँ आ गया 3, x की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 तो ये आ गया 3। तो आपकी ये जो इक्वेशन आ गई वो ऐसी आ गई, ये आ गई y = x² + 2 और ये यहाँ पर भी शो होने लग गई। तो कितनी अच्छी तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशंस को ग्राफिकल व्यू में शो कर दिया। तो ये क्या है, ये मैथ्स की इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्प्रेडशीट कैसे आपस में जुड़ी हुई है और किस तरीके से वो शो कर रही है। तो वो एक जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंदर दिख रही है। तो इसके अंदर आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ा पाएंगे एक एक्सप्लोरेटरी अप्रोच के तहत, यानी खोज परख उपागम के तहत, क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ें खोजेगा ना। अब बच्चे को ये दिख गई इक्वेशन, अब इसके बाद बच्चा जो है y = x² वाली भी बना सकेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन उसके सामने आ जाएगी। तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अलजेब्रा के अंदर मैं कुछ और कर रहा हूँ, वेरिएबल क्या है, तो वो x की वैल्यू पुट करके जैसे ग्राफ में चेंजेस आ रहे हैं तो उस चीज़ को वो आराम से देख पाएगा और समझ पाएगा। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, देखिए वो साइंस में ज़्यादा होती है कि कोई खोज करना और उस पर आधारित प्रोजेक्ट, इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। और लेक्चर बेस्ड तो ये है ही नहीं, सिर्फ टीचर बोले ही थोड़ी जा रही है, ये तो एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्टूडेंट्स फेलियर इन मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल इज दैट आवर असेसमेंट प्रोसेस। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। बिल्कुल सही है ये बात। अब हम पहले इस क्वेश्चन के इस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, हमारी दो तरीके की नॉलेज होती है, यानी ज्ञान होता है। एक होता है हमारा प्रोसीजरल नॉलेज और एक होती है हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज होती है ना, वो आपका प्रोसीजर है। आप किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, जैसे 22 + 33 आप कर रहे हैं तो आपने 1s प्लेस ऐड किया, 10s प्लेस ऐड किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट है, स्किल है, प्रोसीजर है, आप कैसे करते हैं, और एक एल्गोरिदम है जिसको यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर रहे हैं, और मेथड है। इसके अंदर लर्निंग, अधिगम जो होता है वो सिर्फ होता है रटने वाले ऑपरेशन में, जिसके अंदर हमारा क्यों हुआ, हमारे 1s ही 1s हम ऐड कर रहे हैं तो 3 और 2 5 बच्चे ने काउंट करके नहीं देखा, मतलब चीज़ों के साथ जोड़ते हुए सिर्फ बता दिया उसको एडिशन ऐसे होता है और उसने उस तरीके से उसे यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अंडरलाइंग मीनिंग्स को लेकर। ठीक है, वो हो गई आपकी प्रोसीजरल नॉलेज। जैसे प्रोसीजरल नॉलेज के आप एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे कि बच्चे से कहा कि किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालो, मेजर करो, तो बच्चे ने सिर्फ कर लिया मगर उसको अंदाज़ा लगाने वाला काम नहीं किया। अगर हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज होती, यानी हमें कॉन्सेप्ट की समझ करवानी होती, तो हम बच्चे से कहते कि भाई अंदाज़ा लगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर हमें इसका जो पेरीमीटर होगा तो वो कितना होगा, परिमाप कितना होगा, तो वो बच्चा अंदाजे से अगर बोलता कि इतना मीटर होगा तो वो हमारा एक कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, अगर बच्चे से कहा जाए कि 1/3, 1/4 और 1/5 इसका जमा करो और बच्चे ने फिर एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक प्रोसीजरल नॉलेज। और यही सवाल अगर हम बच्चे से कहें बिना ऐड करते हुए, बिना जमा करते हुए बताओ कि 1/4, 1/3 और 1/5 बड़ा होगा या छोटा होगा 1 से, तो देखिए इसमें आपने बच्चा डबल स्टेप करेगा ना, उसे जमा नहीं करना मगर वो सोच रहा है कि अंदाजे से देख रहा है कि अगर आप देखिए इसमें बच्चे ने ये 1 बनाया। ठीक है, अब बच्चे ने देखा ये 1/3 है और ये 1/4 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 1/5 और उसके बाद उसने बिना जमा करते हुए कहा कि ये तो 1 से कम आ रहा है, वो देख ही पाएगा ना। देखिए आप इस फिगर में ये एक्स्ट्रा है, देखिए ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो बता कर पाएगा कि हाँ ये 1 से कम है, उसने जमा नहीं किया फिर भी उसने विजुलाइज करते हुए आंसर दे दिया, तो वो कहलाती है हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी समझ पे आधारित। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन प्रोसीजरल नॉलेज के दे रखे हैं और उसके ही इक्विवेलेंट कैसे, किन क्वेश्चनों से हम बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हैं, वो भी दे गए हैं। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीधा ये दिया जाए कि बच्चे को कहा जाए कि एक प्रॉब्लम दी जाए दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस इक्वेशन, हाउ कैन यू टेल इफ यू आर राइट। तो बच्चे को जो मल्टीपल वो आंसर दे रहा है या फिर अपनी समझ, कंसेप्ट की समझ को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी। ठीक है, कई बार ऐसे सिंपल ये स्टेटमेंट देके और ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें आप बच्चे की क्या टेस्ट कर रहे हो, कंसेप्चुअल नॉलेज या प्रोसीजर नॉलेज, तो आप बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, इसके अंदर एक्सप्लिसिट यानी पूर्ण रूप से या फिर इम्प्लिसिट अंदर रूप से अंडरस्टैंडिंग होती है प्रिंसिपल की,
जो कि गवर्न करते हैं एक डोमेन को, कैसे आपस में पीसीज ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान आपस में कैसे कैसे टुकड़ों में है और वो जुड़ा कैसे हुआ है, कैसे उसमें लिंकेजेस हैं, कैसे कनेक्शन है, कैसे संबंध है, और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग सारी बात आ जाती है कंसेप्चुअल नॉलेज पे। और एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें बच्चे के अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी तरह हो जाएगी तो उसमें आप प्रोसीजर फिर धीरे धीरे सिखा सकते हो और बच्चा तब प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरह सीख पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंसेप्ट करते रहो और प्रोसीजर को नेग्लेक्ट कर दो। प्रोसीजरल ज़रूरी है, एल्गोरिदम ज़रूरी है, इसलिए तो सिखाया जा रहा है। हाँ, मगर ये है कि कॉन्सेप्चुअल से जोड़ते हुए सिखाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जेंडर बायस और आस्क करें बच्चों की प्रॉब्लम बॉय से रिलेटेड इंटरेस्ट से, वो भी नहीं है। अपनी प्रकृति से अधिक विषय निष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैथ्स तो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है ही नहीं। योगात्मक आंकलन की अपेक्षा रूपात्मक आंकलन पर अधिक बल देता है। ऐसा नहीं है, आप समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों ही करते हो, यानी आप क्लास में लगातार भी एक टेस्ट कर रहे हो और एंड में फर्स्ट टर्म हो गया उसके बाद आप एक टेस्ट कर रहे हो 2 टर्म्स के बाद, तो वो एक समेटिव असेसमेंट है। दोनों का यूज़ किया जाता है। सिर्फ फॉर्मेटिव को वेटेज देना, समेटिव को ना देना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज पे फोकस करना और मैथमेटाइजेशन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को नेग्लेक्ट कर देना, वो एक मेजर रीजन है बच्चों की फेलियर का मैथ्स के अंदर। तो ये इस एग्जाम के आंसर की है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल पढ़ाई की बात जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें भेज सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।